तो वापस आ चुके हैं हम फिर से एक और मिस्ट्री से रिलेटेड पॉडकास्ट लेकर। इस हफ्ते हैं कुछ अमेजिंग और बेहतरीन मिस्ट्रीज़। तो पहली मिस्ट्री की शुरुआत मैं करता हूँ। तूने क्रिस्टल स्कल्स के बारे में सुना है? क्या चीज़ सुनी है क्रिस्टल स्कल्स से रिलेटेड तूने? क्रिस्टल स्कल्स के बारे में मैंने यही सुना है कि 13 स्कल्स थे काइंड ऑफ, है ना, और कुछ डिवाइन पावर से रिलेटेड है वो। मतलब इतना ज़्यादा डीपली नहीं पता मेरे को। कुछ कुछ हैं चीज़ें, बाकी तो तू बताएगा ही कि क्या है उसमें। और एक और बड़ी फेमस चीज़ से लोगों ने सुना होगा क्रिस्टल स्कल्स के बारे में। इंडियाना जोन्स की एक मूवी आई थी, इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ क्रिस्टल स्कल्स। सही कहा। जो पूरी मूवी उसी क्रिस्टल स्कल के ऊपर बेस्ड है। और जैसा कि तूने कहा कि 13 स्कल्स हैं, डिवाइन पावर है उसके अंदर, तो उस मूवी में भी लास्ट में दिखाया जाता है जब वो टूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी 12 स्कल्स होते हैं और वो 13वां उनके हाथ में होता है। और फिर वो जाके एक स्केलेटन के, एलियन स्केलेटन के ऊपर उस स्कल को लगाते हैं। तो बेसिकली इस स्कल की पूरी कहानी शुरू होती है एक इंसान और उसकी बेटी के साथ। दोनों के दोनों इस टाइप के थे कि वो एडवेंचर्स पे जाते थे। बेसिकली वो खोजी थे। तो लोग, जो बेटी थी उसका नाम था एना मिशेल हेजेस, और जो उसका बाप था उसका नाम था एल्बर्ट मिशेल हेजेस। तो जो फादर थे उस लड़की के, वो थे एकदम खोजी टाइप के, कि अलग अलग जगह जाना और ऐसी प्राचीन चीज़ें ढूंढना, मिस्टीरियस चीज़ें, रेलिक्स, ये सब चीज़ें ढूंढना। एडवेंचर पसंद, एडवेंचर, खोज करना, एक्सप्लोरर बेसिकली। तो ऐसे ही वो ढूंढते ढूंढते ब्रिटिश कोलंबिया पहुँचे, कनाडा के मतलब बीहड़ इलाकों में, जंगल पहाड़ इस टाइप की जगहों में। तो वहाँ जाके उनको पता चला कि एक वहाँ के जो नेटिव लोग रहते हैं उनकी हेल्प के थ्रू, उनकी कहानियों के थ्रू वहाँ पे वो एक टूम्ब को एक्सप्लोर कर रहे थे। बेसिकली एक बहुत प्राचीन ज़माने की बनी हुई इमारत थी, तो वो उसको एक्सप्लोर कर रहे थे। तो होता क्या है कि, और एना मिशेल जो थी उनकी बेटी, वो भी अपने फादर के साथ पूरा का पूरा बटाती थी हाथ उन चीज़ों में। तो क्या देखते हैं कि जब वो एक बिल्डिंग के ऊपर से पूरा झाड़ पत्ती को हटाते हैं तो उनको ना उस बिल्डिंग के अंदर से एक शाइन टाइप की आती हुई दिखाई देती है। तो सबके सब मतलब कहते हैं ना कि अचंभित हो जाना कि यार अंदर ऐसी क्या चीज़ रखी है जो इतना चमक रही है, किस चीज़ के अंदर से ये शाइन निकल कर आ रही है। तो अब देखने जाएं तो जाएं कैसे? तो सबसे जो कहते हैं ना कि बॉडी का छोटा साइज़ था उनकी बेटी का ही था, एना का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम तुम्हें अंदर छोड़ते हैं और तुम रस्सी के थ्रू तुम्हें खींचेंगे वापस और तुम देखना कि अंदर है क्या। तो जब वो बेटी को अंदर डालते हैं और वो जाती है, तब पकड़ लेती है उसको बाहर। तो बाहर आती है तो उसके हाथ में प्रॉपर एक इंसानी खोपड़ी होती है जो क्रिस्टल की बनी हुई होती है, प्रॉपर कांच टाइप की, इसे कहते हैं। क्रिस्टल कांच ही तो होता है। नहीं, क्रिस्टल कांच नहीं होता। क्रिस्टल ऐसा होता है कि तूने वो देखे ना, जेम स्टोन टाइप, उस टाइप का होता है क्रिस्टल। कुछ लोग घरों में भी यूज़ करते हैं क्रिस्टल्स वगैरह को, है ना। तो वो देखा पूरी क्रिस्टल की बनी हुई है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, और इतनी ज़्यादा हाईली पॉलिश्ड थी, इतनी मतलब सफाई थी उसको बनाने, जिस तरीके से बनी थी वो। ऐसा नहीं कि मतलब छेनी हथौड़े से मार के उसको बनाया गया है ना, कितनी साफ कारीगरी उसमें। तो वो बहुत शॉक्ड हो गए इसको देख के कि अरे ये क्या है। और जैसे ही वो उसको लेके, स्कल को लेके, और जो उनके साथ में काम करने वाले मज़दूर थे, वो गांव पहुंचते हैं ना जब अपने, और उस क्रिस्टल स्कल को देखते तो मतलब होता है ना कि हर ट्राइबल गांव में एक शामन टाइप इंसान होता है, समझ गया, जिसको एकदम हर चीज़, ट्राइब की पूरी हिस्ट्री की और उनके पूरे रिचुअल्स की पूरी नॉलेज होती है। जैसे होता था पहले ट्राइब्स में कि कुछ चीज़ अगर घट रही है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसको बता देता था हर चीज़ की, अच्छा इसका कनेक्शन उस चीज़ से है ना, इस टाइप का कह रहा तू। हाँ, इस टाइप से शामन टाइप का एक इंसान था वो, उनकी ट्राइब का मेंबर। तो जैसे ही वो देखता है उस क्रिस्टल स्कल को, मतलब एक तरीके से होता है ना कि उसके सामने नतमस्तक हो जाता है, और पूरे रात तक गांव में पूरे एक फेस्टिवल का माहौल
बना लेते हैं, वो पूरा सेलिब्रेशन चल रहा होता है। तो जो एल्बर्ट था वो चौंक जाता है कि मतलब ऐसा क्या है इस क्रिस्टल स्कल में। तो उसको कहानी बताता है कि ये जो क्रिस्टल स्कल है ये कई हज़ारों सालों से हमारे जो पूर्वज थे उनके पास था और ये लुप्त हो गया था, खो गया था, और हमें नहीं पता था कि ये इस प्राचीन खंडर में या प्राचीन इमारत में कैद था ये। तो अच्छा। आज ये हमारे पूर्वजों की जो चीज़ थी हमारे पास वापस लौट कर आई है और ये बहुत डिवाइन और सेक्रेड है हमारे लिए, है ना। तो कह अच्छा। तो फिर काफ़ी समय तक वो उसको अपने पास रखते हैं और जब वापस जाते हैं वो अपने शहर वहाँ पे ब्रिटेन में, तो वहाँ पे उसको वो ऑक्शन में लगाते हैं। उनका काम बेसिकली यही था कि वो ऐसी नायाब चीज़ें ढूंढते थे और उनको ऑक्शन में बेचा करते थे, एंटीक ऑक्शंस में। तो बहुत हाई कीमत मिलती थी उनको उन चीज़ों की। तो ऐसे ही वो ब्रिटिश ऑक्शन में बिकता है। फिर तो जब बिकता है वो पहली बार तो लोगों को यकीन नहीं होता, लोगों को लगता है ना कि मतलब फ्रॉड चीज़ है ये कोई। तो जब एल्बर्ट मिशेल इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो वो अपनी बेटी को एज अ गिफ्ट उस क्रिस्टल स्कल को देते हैं कि तुम इसको संभाल के रखो। तो फिर कहानी निकल के ये आती है कि जब एना मिशेल जो थी वो बड़ी हो जाती है काफ़ी, और तो वो ये बोलने लगती है कि ना यार ये जो स्कल है ना इसके अंदर कुछ कहें कि सुपर नेचुरल पावर्स हैं। तो वो ये बताती है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं सोई हुई हूँ रात को तो मुझे इस स्कल में से आवाज़ें आती हुई सुनाई देती हैं। वो ये कहा करती थी कभी रात में उसको नींद के अंदर कुछ कुछ विजन्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, और सपने में वो क्रिस्टल स्कल आके उससे बातें कर रहा है, कुछ कह रहा है उसको इस तरीके से। तो वो ना बड़ी परेशान हो जाती है। तो उनके एक फ्रेंड थे, फैमिली फ्रेंड, जो इस टाइप की एंटीक चीज़ों की ऑथेंटिसिटी को चेक करते थे कि ये असली है कि नहीं है, है ना। ठीक है। तो वो उनके पास जाती है तो उनको बोलती है कि यार ये क्रिस्टल स्कल जो है आप इसको ना एक बारी चेक करो अच्छे से कि ये चीज़ है क्या। तो कहते ठीक है। उनका नाम था शायद एडमंड डॉलन। तो एडमंड डॉलन जो होते हैं वो एना मिशेल को कह देते हैं कि ठीक है, ओके, आई चेक दैट। तब होता क्या है कि एक दिन एडमंड डॉलन अपने घर वापस जा रहे होते हैं और जैसे ही वो अपने घर का गेट खोलते हैं ना तो उनको ऐसा दिखाई देता है, या फिर ऐसा दिखाई नहीं देता, मतलब कन्फर्मली ये दिखाई देता है उनको कि जिस कमरे में वो क्रिस्टल स्कल रखा था ना उस कमरे में से एक लाइट टाइप की बाहर आ रही है। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ रोशनी हो रही, हल्की सी डिम लाइट निकल रही है कि अंदर कमरे की कुछ चीज़ है जो ग्लो कर रही है। ठीक है। तो उस चीज़ को देख के पहले वो थोड़ा सा मतलब होता है ना कि एक इंसान चौंकता भी और घबरा भी जाता है। हाँ, कि मतलब चौंके वो इस बात से कि घर में कोई नहीं है, लाइट क्यों आ रही है, और घबरा इस बात से गए कि क्या कमरे में कोई है सच में। लेकिन जब वो उस कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि वो क्रिस्टल स्कल था जो ग्लो हो रहा था अपने आप। तो एडमंड ने जब तक उस क्रिस्टल स्कल को पूरा टेस्ट करा हर तरीके से, और वो वापस जब एना मिशेल को वापस करते हैं वो स्कल, तो एना मिशेल से वो यही कहते कि यार ये जो चीज़ है ना मैंने इसको हर तरीके से देखा परखा, इसके बारे में हर तरीके से सोचा समझा, और जिस तरह से तुम ये बता रही हो कि तुम्हें ये इतने सालों पहले 1920s के टाइम पे मिला तुम्हारे फादर के साथ जब तुम छोटी बच्ची थी, तो उस समय पे भी ऐसे टूल्स और ऐसी मशीनरी मौजूद नहीं थी कि क्रिस्टल को कार्व करके इतनी ज़्यादा हाईली पॉलिश्ड एंड प्रिसाइज चीज़ को बनाया जाए। और आज भी जो मशीनरी मौजूद है उससे भी अगर कोई क्रिस्टल स्कल्स बनाया जाएगा ना, प्योर क्रिस्टल पे अगर के साथ अगर हम काम करें और बिल्कुल उस तरीके से कार्व करें उसको, तो अगर बनेगा तो उस पे मशीन के मार्क्स होंगे। वो ऐसा नहीं होगा कि एकदम हाथ से हम टच करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ना कि जैसे 3D प्रिंट होता है। हाँ, मतलब तू ऐसा कह रहा है कि मतलब उस पर एक स्क्रैच भी नहीं था। एग्जैक्टली, एक स्क्रैच भी नहीं कि यहाँ पे मशीन चली होगी तो वो शार्प एज जा रहा, नहीं, वो बिल्कुल ऐसा था कि मतलब हाथ आप लगाओगे तो आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कहीं कोई जॉइंट है, कहीं आपको ऐसा लगेगा कि ये मतलब बस
उगा है ऐसे ही। तेरी बात से मेरे को एक चीज़ याद आई। मैं एक शो देख रहा था डिस्कवरी पे, सॉरी नेट जियो पे। तो उसमें वो बंदा क्रिस्टल स्कल की नकल कर रहा था। तो अब सिंगल पीस में तो उसको ऐसे बना नहीं सकता भाई, कितनी कोई कोशिश कर ले। तो उसने कई सारे केमिकल्स मिला के वो ट्रांसपेरेंट सा वो लिक्विड नहीं होता, रेजिन। हाँ रेजिन, उसके ऊपर कार्विंग करी है। ओके, अब मतलब पेन से पहले बनाया उसको, उसके बाद उसकी घिसाई करी है पूरे अच्छे तरीके से, फिर उस पर रेजिन डाला है जिससे कि शाइन आए। लेकिन जैसे तू बता रहा कि प्रॉपर मतलब वो एक क्रिस्टल ही था, क्रिस्टल हीट था उसमें, ना कोई स्क्रैच है भी, ऐसा नहीं बना पाया उसने। एग्जैक्टली, उसने बाद में मैच भी करा, कह रहा ये इम्पॉसिबल है बनाना। एग्जैक्टली। तो उस बंदे ने भी यही बात करी कि इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि ये एक रियल क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। कोई भी मशीन, कोई भी हाथ का कारीगर ऐसी कलाकारी कर ही नहीं सकता कि क्रिस्टल के ऊपर वन पीस में काम किया जाए। ये पॉसिबल ही नहीं है। इट्स समथिंग अदर वर्ल्डली। और उसने उस क्रिस्टल के साथ जो जो उसको एक्सपीरियंसेस हुए, एना मिशेल के साथ वो सारी चीज़ें उसने शेयर करी। उसने बताया कि मैं एक दिन घर आया तो ये ग्लो कर रहा था। और एडमिन डॉलन ने ये भी बात कही थी उसको कि यार, जब मैं इस क्रिस्टल को एक अकेले कमरे में अपने स्टडी रूम में जहाँ बैठ के मैं इसके ऊपर पूरी रिसर्च करता था, जब मैं इस क्रिस्टल स्कल की आंखों में देखता था ना, तो ऐसा लगता था कि ये मेरे को सम्मोहित कर रहा है, ये मुझे हिप्नोटाइज कर रहा है जिस तरीके से। तो एक मतलब ऐसा लगता था कि एक अलग दुनिया में खींच रही है मुझे इस क्रिस्टल स्कल की आंखें। तो वो कहता है कि यार, मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जिस सवाल को सॉल्व करने के लिए तुमने मेरे को एक क्रिस्टल स्कल दिया था, उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। इट्स टोटली मिस्टीरियस। हाँ, मतलब कि वो तो एक खाली कांच का टुकड़ा है काइंड ऑफ। हाँ, ऐसा मान सकते हैं। अब उसके आर पार सब कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि उसके अंदर कुछ छुपा हुआ है। एग्जैक्टली, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। और सबसे जो कमाल की बात है ना, इन क्रिस्टल स्कल्स को चेक नहीं किया जा सकता कि ये कितने पुराने हैं। कार्बन डेटिंग उनकी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के अंदर कार्बन होता ही नहीं है। इट्स वेरी वेरी हार्ड, और वेरी हार्ड क्या, इट्स इम्पॉसिबल टू टेस्ट देम कि हाउ ओल्ड दे आर। तो अब फिर जब और कहानियाँ निकली, एना मिशेल का जो ये क्रिस्टल स्कल था बहुत फेमस हो गया उस टाइम पे कि इसके अंदर कुछ जादुई ताकतें हैं, ये सब चीज़ें। एना मिशेल खुद कहती थी कि ये मेरे से बातें करता है, ये सब चीज़ें। और जब तक वो ज़िंदा रही तब तक वो स्कल उनके पास था, और जब वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई तो आज के टाइम पे शायद वो क्रिस्टल स्कल या तो स्मिथसोनियन म्यूज़ियम में है और या फिर ब्रिटिश म्यूज़ियम के पास है। और वो डिस्प्ले में नहीं है वो क्रिस्टल स्कल, तो वो सीक्रेट उन्होंने जहाँ वो अपना सामान रखते हैं ना, और जो आर्टिफैक्ट्स और रेलिक्स को वो रखते हैं, वो वहाँ उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। अच्छा, वो डिस्प्ले में नहीं है? वो डिस्प्ले में नहीं रखा हुआ उन्होंने। तो मतलब ऐसा क्यों है, डिस्प्ले में क्यों नहीं है? आई डोंट नो। और फिर जब मैंने थोड़ा और ढूंढा इसके बारे में, तो पता चलता है कि सिर्फ एक ही ऐसा स्कल नहीं था जो एना मिशेल हैजिस के पास था, जो उसके और उसके फादर को 1920s के टाइम पे मिला उनकी खोज के समय। इस दुनिया में मौजूद हैं ऐसे 12 स्कल्स, और मतलब टोटल 13 स्कल्स हैं। एक स्कल की कहानी जो है तिब्बत और उसके ज़रिए इंडिया से भी जुड़ी हुई है। अच्छा। जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर फ़ौज भेज के कब्ज़ा करना शुरू करा था, जैसे कि हम सबको पता है कि वहाँ के जो दलाई लामा थे वो वहाँ से निकल कर भाग के इंडिया में उन्होंने उसके बाद रेफ्यूज लिया। तो होता क्या है कि वहाँ के दलाई लामाज और उनके साथ में और जो सीनियर लामाज थे, ठीक है, और सारे लोग वहाँ से जब निकले थे तो वो अपने साथ एक बहुत ही प्राचीन क्रिस्टल स्कल को साथ लेके निकले थे, जिस क्रिस्टल स्कल का नाम था अमर। और ये सच है, ये चीज़ मैंने खुद क्रॉस चेक किया था गूगल पे चेक करके, तो ये सच है ये बात बिल्कुल, क्योंकि वो क्रिस्टल स्कल उनके लिए बहुत ही स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखता है। वो तूने जो अभी से पहले बताया वो कहाँ का था? वो
वो कहाँ मिला था उनको? वो उनको मिला था ब्रिटिश कोलंबिया में, और ये मिल रहा है तिब्बत में? ये तिब्बत में था। ये इतना दूर कैसे आया? पूरी दुनिया में मौजूद हैं अलग अलग जगह पे ऐसे क्रिस्टल ये स्कल्स, फैले हुए हैं ये पूरे, फैले हुए हैं और पता नहीं है कहाँ है, या और पता है? सारे क्रिस्टल स्कल्स का नहीं पता, क्योंकि इस टाइम पे इतनी ज़्यादा फेक कॉपीज भी आ गई हैं मार्केट में। जैसे कि तूने खुद बताया कि एक बंदे ने रेजिन के थ्रू बनाया, हाँ। ठीक है, तो ऐसे ही पता नहीं कौन कौन से कंपाउंड मिला के फेक स्कल्स को बनाया जा रहा है और उनको बोला जा रहा है कि ये क्रिस्टल स्कल है। ओके। ठीक है, तो जो ओरिजिनल स्कल्स हैं वो पूरी दुनिया में अलग अलग लोगों के पास या अलग अलग रिलीजन से जुड़े हुए, मैं कहूँ कि सेंट या स्पिरिचुअल लोगों के पास मौजूद हैं। जैसे कि लामास के जैसे पास। दलाई लामास के पास था वो। उस क्रिस्टल स्कल का नाम रखा हुआ था उन्होंने अमर। अमर का मतलब क्या होता है? इमॉर्टल, हाँ, जो कभी खत्म नहीं होगा। हाँ। ठीक है, और जब मेरे को ये बात पता चली कि ठीक है ये क्रिस्टल स्कल ऐसी चीज़ है कि जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, तो क्या कभी ये पैदा हुई? तो जो अलग अलग स्पिरिचुअल ग्रुप्स थे जिनके पास ये क्रिस्टल स्कल मिला, तो मायन सभ्यता के जो, या मायन सभ्यता या एज़टेक सभ्यता से जुड़े हुए कुछ लोग, जो ट्राइबल लोग जो आज के टाइम पे मौजूद हैं, तो वो ये कहानी सुनाते हैं, ये कहानी बताते हैं इससे जुड़ी हुई, कि भाई ये जो क्रिस्टल स्कल्स है ना, ये 12 प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद। अच्छा, हाँ, लेकिन प्लेनेट तो 12 है नहीं। प्लैनेट तो 12 है नहीं, लेकिन हाँ। तो वो ये कहते, वो उनकी कहानी ये कहती है इन क्रिस्टल स्कल्स से जुड़ी हुई कि हमारा सोलर सिस्टम जो है 9 प्लैनेट्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, 3 प्लैनेट्स जो हैं हमारे सोलर सिस्टम के, वो आउटर सर्कल्स में है हमारे सोलर सिस्टम के। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि हमारा सोलर सिस्टम जो है, कभी आप ना गूगल पे सर्च करोगे, नॉर्मल अगर सोलर सिस्टम हम सर्च करते गूगल पे, तो सिर्फ वो 8 प्लैनेट 9 प्लैनेट आते हैं बस। हमारा सोलर सिस्टम सिर्फ उतना नहीं है। आप गूगल पे सर्च करना रियल फुल स्केल एंड डायग्राम ऑफ सोलर सिस्टम, चेक करूँ एक बार? चेक कर, तो उसमें आपको दिखाया जाएगा, उसमें आप देखोगे कि 9 प्लैनेट्स के बाद भी एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जिसके अंदर सोलर सिस्टम का रेडिएशन है, पार्टिकल्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बात तो तू सही कह रहा है वैसे, क्योंकि उसमें वो नहीं दिखाते ना, एस्ट्रॉइड्स बेल्ट नहीं दिखाते उसमें। एस्ट्रॉइड बेल्ट्स तो दिखाते कि मार्स के बाद जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, लेकिन प्लूटो के बाद क्या है? तो वो जो वो है ना कि इनफाइनाइट डार्कनेस है प्लूटो के बाद, नहीं, वो इनफाइनाइट डार्कनेस नहीं है सिर्फ, उसके बाद भी बहुत कुछ है। जैसा कि एक पिछले पॉडकास्ट में हमने बताया था कि नासा के टेलीस्कोप के थ्रू ये चीज़ पता चली है कि हमारे सोलर सिस्टम के आउटर स्कर्ट्स में एक प्लैनेटरी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है जो रिवॉल्व करता है हमारे, मतलब जैसे हमारे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, वो भी सन के चारों तरफ अपना चक्कर लगाता है। लेकिन उसकी डायरेक्शन अलग है। लेकिन उसका जो चक्कर लगाने का डायरेक्शन है, जो क्या कहते हैं ना, ऑर्बिट है उसका, वो थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से। हाँ, ऐसा हो सकता है वैसे। तो वो ये उनकी कहानी ये कहती है कि ये जो सारे के सारे क्रिस्टल स्कल्स हैं, ये हमारे 12 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक क्रिस्टल स्कल के अंदर हर एक प्लैनेट की पूरी क्या कहते हैं नॉलेज है। और जो 13वां क्रिस्टल स्कल है, वो इन सारे के सारे 12 के 12 क्रिस्टल स्कल की नॉलेज को अपने आप में समेट के रखा हुआ है। मतलब कि अगर कल के दिन ये 12 क्रिस्टल स्कल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो 13th क्रिस्टल स्कल जो है वो बैकअप है इन सब का। ओके, मतलब 12 की जो है नॉलेज सारी लास्ट वाले 13वें में, वो लास्ट वाले के अंदर है, 13th क्रिस्टल स्कल के अंदर है। ठीक है। अब बात ये आती है कि ये क्रिस्टल स्कल काम क्या करते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि ये क्रिस्टल स्कल्स जो हैं, जब से ये प्लैनेट बना और इस पे सभ्यता पैदा होनी शुरू हुई,
ये क्रिस्टल स्कल्स इस पृथ्वी पे होने वाली हर एक चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने अंदर। इनका काम यही है कि ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और उन्हीं रिकॉर्डेड नॉलेज के थ्रू ये हमको गाइड करते हैं कि हमें आगे क्या करना है। मतलब कि ये क्रिस्टल स्कल जो है ये सोर्स ऑफ नॉलेज है, एक डिफरेंट डायमेंशन है इनके अंदर कि जहाँ से ये नॉलेज को हमारी तरफ पहुँचाते हैं। तो वो पहुँचाएंगे कैसे उसको? वैसे ही लूसिड ड्रीम में, जैसा कि मैंने बोला कि एडमंड डॉलन ने जब उस स्कल को एनालाइज करना शुरू किया था तो उसने एना मिशेल हैजिस से क्या बोला था कि जब मैं इसकी आंखों में देख रहा था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये क्रिस्टल स्कल मेरे को हिप्नोटाइज कर रहा है, और उसको भी उसके सपने में कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा था। एग्जैक्टली वो कुछ ना कुछ आके बोलता था। एना मिशेल कहती थी कि ये मेरे से बातें करता है क्रिस्टल स्कल, कि लूसिड ड्रीम टाइप का, कि मतलब कि सपने में चीज़ें दिखाई जा रही हैं उनको। एग्जैक्टली तो ये सब कुछ मैंने सुना, देखा, रिसर्च किया जब, तो मैंने कहा यार मतलब क्रिस्टल स्कल्स हैं, ओके। और कमाल की बात है उन स्कल का जो स्ट्रक्चर है वो एक ह्यूमन हेड की तरह दिखाई देता है। ऐसा भी नहीं कि उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा अटपटा है कि हम ये समझे कि ये किसी और जीव जंतु प्रजाति का होगा। वो एक ह्यूमन हेड के स्कल की तरह दिखाई देता है वो। तो वो यहाँ अर्थ पे आया कैसे? कुछ ओरिजिन कुछ नहीं पता चला उसका? अब जो ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल ट्राइब्स रहती है, ठीक है, जो वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनके पास भी एक क्रिस्टल स्कल है सेम ऐसा ही। अच्छा। तो वो ये कहते हैं कि ये क्रिस्टल स्कल सितारों से आए हमारे देवताओं ने हमें दिया है, क्योंकि इसके अंदर ब्रह्मांड का वो सारा ज्ञान है जो हमें आगे रास्ता दिखाएगा, मुसीबत आने पे हमारी मदद करेगा। तो क्या वो फ्यूचर भी दिखाता है? कुछ लोग कहते हैं कि वो फ्यूचर ऐसे नहीं दिखाएगा कि हाँ आपने उसकी आंखों में देखा तो आपको फ्यूचर के विजन्स दिखा रहा, नहीं। वो कहता है कि इसकी जितनी भी कहते हैं ना कि नॉलेज है वो सांकेतिक है, कि आपको संकेत मिलेंगे, हल्के हल्के विजन्स आएंगे, क्लूज मिलेंगे आपको ना। वो आपको विजन्स देगा, आपको जैसे कि आप उसके सामने बैठे हो, पूजा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, तो आपके दिमाग में एकदम से एक आइडिया कूद पड़ेगा कि ओके हम ये कर सकते हैं। या फिर जैसे कि आप एक ट्रांस स्टेट में जाओगे तो आप से वो बात करेगा। अच्छा, वो ऐसे काम करता है कि वो अगर आपके पास रखा है और आप उस टाइम पे कुछ अपना दिमाग दौड़ा रहे हो, किसी चीज़ में काम करना चाह रहे हो, तो वो आपको थोड़ा पुश कर देगा एक काइंड ऑफ। हाँ, कि मतलब आपको एक आइडिया देगा। हाँ, आपके दिमाग को तेज़ करेगा वो। हाँ, इस तरीके से। वो इस तरीके से एबोरिजिनल जो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स हैं उन्होंने ये बताया कि उन्होंने ये दिया इसके पीछे का रीज़न कि ये इस तरीके से काम करता है। अब बात ये आई कि जो रिसर्चर्स थे उनको जब पता चला इनके बारे में तो उन्होंने कहा ठीक है भाई कि लोग बोल रहे हैं इसमें कुछ एनर्जी है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इसका हम क्या करते हैं ना, इस क्रिस्टल स्कल की हम एक ऑरा फोटोग्राफी कराते हैं। वो क्या होता है? ऑरा फोटोग्राफी क्या होता है कि हर एक ह्यूमन बॉडी का या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई ऊर्जा है, समझ गया, ठीक है, तो वो अपने चारों तरफ एक ऊर्जा क्षेत्र को बना के रखती है, ठीक है, वो अपनी एनर्जी को थोड़ा रेडिएट करती है बाहर की मतलब कि अगर हम अपना खुद का ही ले ले, हम अपना वो करेंगे तो हमारे भी मतलब हीट निकलेगी, हीट जनरेट होती है। हाँ, तो ऐसे ही एक ऑरा होता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसकी ना ऑरा फोटोग्राफी करते हैं। तो जब एक ऑरा फोटोग्राफर के पास उस क्रिस्टल स्कल को ले जाया गया और उसकी फ़ोटो निकाली गई, क्लिक करी गई, तो सब शॉक्ड थे। उस क्रिस्टल स्कल के चारों तरफ रेडिश, थोड़ा सा पिंकिश, थोड़ा सा ग्रीन, ऐसे अलग अलग कलर के सर्कल्स दिख रहे थे कि ये एक एनर्जी रेडिएट हो रही है इसके अंदर। तो क्या होता है ना, हर एक कलर एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा कि ओके इसके अंदर रेड है, तो रेड थोड़ा सा वॉरियर एंड सेवियर टाइप ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ब्लू थोड़ा सा हो गया कि कॉन्शियसनेस की एनर्जी है। तो इस तरीके से जब उन्होंने देखा कि हाँ कि है इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा जो अदर वर्ल्डली है, जो हम नहीं समझ पा रहे है क्या,
तो ये चीज़ है क्रिस्टल स्कल्स की भाई, 13 क्रिस्टल स्कल्स। और कहते हैं कि जिस दिन ये सारे के सारे 13 के 13 क्रिस्टल स्कल्स एक साथ आ जाएंगे, तो ये सारे के सारे क्रिस्टल स्कल्स एक तरीके से एक एंटीना का काम करेंगे कि हम दूसरे डायमेंशंस में मौजूद हायर बीइंग्स से कांटेक्ट कर सके। बहुत तगड़ी चीज़ है भाई ये तो। ये एक मिस्ट्री, और सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है इसके पीछे कि नोबडी नोज कि इनको बनाया कैसे गया। मेन चीज़ वही है ना कि हमें पता होता है अब कि अगर कुछ चीज़ मिल रही है, जैसे हमने पिरामिड्स खोजे हैं, हमने कितनी सारी ऐसी चीज़ें खोजी हैं, हमने उसका कार्बन डेटिंग करी है, पता लगाया कि हाँ ये कितने टाइम पुराना हो सकता है। लेकिन तू कह रहा है कि इसका तो कुछ मतलब हम कर ही नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं है ना, कि पता ही नहीं लगा सकते कि है कितना पुराना। एग्जैक्टली। और कहाँ से आया तो वो तो दूर की बात है फिर। तो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस एक तो ये कहाँ से आया, बना कैसे, और हिस्ट्री में मौजूद या प्रेजेंट टाइम में भी मौजूद जो स्पिरिचुअल ग्रुप्स हैं, या कुछ लोगों के पास पर्सनल भी है उनका, जैसे कि एक हवाई के साइड एक इटालियन लेडी रहती हैं, उनको वो क्रिस्टल स्कल हवाई के एक जो शामन थे उन्होंने दिया था कि आपको ये क्रिस्टल स्कल अपने पास रखना है, और मतलब एक तरीके से आपको इसकी रक्षा करनी है उस समय तक जब तक आपको एक सही आदमी नहीं मिलता इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो केयर टेकर है बेसिकली एक लेडी, इटालियन लेडी, हवाई में रहती हैं वो, उस क्रिस्टल स्कल की, तो उनके पास वो अपना पर्सनल है। तो जितने भी लोगों को ये क्रिस्टल स्कल मिला है ना, तो वो ये कहते हैं कि उन्हें ये दिया गया है। कोई कहता है कि सितारों से आए, उनके भगवानों ने उनको वो चीज़ दी गई है, कोई कहता है ये हमारे पूर्वज देते हुए, लेकिन किसी के पास ये कोई जवाब नहीं है, ना तो जवाब है, ना कोई ये कहता है कि ये बनाया गया उस समय पे। बनाया गया तो जवाब में किसी के होता ही नहीं है, हमेशा ये जवाब दिया था है कि ये उनको दिया गया है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर उस क्रिस्टल में ऐसी तगड़ी चीज़ है कि मतलब उसके पास हर प्लेनेट की नॉलेज है, तो मैं चाहूँगा उसको यूज़ करना देखना कि मतलब कि क्या चीज़ है, और क्या हमें अपने सोलर सिस्टम कैसे बना इसका पता चलेगा उससे। मे भी हो सकता है, क्या पता उसके अंदर क्रिएशन की मिस्ट्री छुपी हुई हो, क्या पता उन क्रिस्टल्स के अंदर अलग अलग प्लैनेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हो, कि क्या किसी प्लैनेट पे कोई एलियन सिविलाइजेशन रहती है, तो क्या पता वो सब कुछ हो। यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, हमारे चारों तरफ क्या सिर्फ यही दुनिया है जो है, ब्रह्मांड का ज्ञान उस बिल्कुल में हो सकता है। क्योंकि जिन जिन स्पिरिचुअल लोगों के पास वो क्रिस्टल स्कल्स है, तो वो यही कहते हैं कि भाई इट्स अ सोर्स ऑफ नॉलेज। तो तू क्या मानता है उसको कि मतलब क्या वाकई में होगा, मतलब उसमें जैसे तूने रिसर्च करी है? यार एक चीज़ तो डेफिनेटली पॉइंट ऑफ व्यू, एक चीज़ तो डेफिनेटली क्लियर है, वो क्रिस्टल स्कल्स तो पूरी तरीके से असली हैं। मतलब वो जो चीज़ है ना, वो ऐसा नहीं कि कोई बोगस चीज़ है, वो तो असली है बिल्कुल। बाकी सब मेरे लिए भी एक मिस्ट्री है। अब वो मैं क्या मानूं उस चीज़ को, किस पार्ट पे बिलीव करूं कि क्या इसके अंदर सच में जैसा कहते हैं कि हर प्लैनेट की नॉलेज है, या कोई कहता है इसके अंदर एक पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि हम इसके थ्रू अदर वर्ल्डली बीइंग्स या जो दूसरे डायमेंशन में रहने वाले हायर बीइंग्स हैं उनके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये जो स्कल है ये आपको विजन्स दिखाता है, या ये सब चीज़ें। तो ये जो उसका जो सुपर नेचुरल पार्ट है ना, वो तो मैं तभी बिलीव कर पाऊँगा कि जब मैं फिज़िकली उस स्कल को देखूं और उसको उस तरीके से एनालाइज करूं जैसे बाकी लोगों ने करा। बट एक चीज़ में तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो स्कल तो 100% रियल है और रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। और हाँ, वो बहुत मिस्टीरियस और सुपर नेचुरल तो हैं, बट उनकी सुपर नेचुरल पावर
क्या कौन कौन सी हैं, क्या क्या सच माना जाता है उसमें से, वो तभी पता चलेगा जब हम उसको खुद से एनालाइज करेंगे। तो ये मिस्ट्री थी क्रिस्टल स्कल्स के पीछे। इनसेन भाई। आगे बढ़ते हैं अगली मिस्ट्री की तरफ। तो आगे और क्या है, और क्या मिस्टीरियस चीज़? एक मैं देख रहा था, एक जगह है ना साइबेरिया में, मैं तेरे को दिखाता हूँ अभी, और इमेज दिखाता हूँ तेरे को, तो इसको बताइए क्या लग रहा है इसको देखने के बाद, कि मतलब ये इसके पीछे के बारे में भी बताऊँगा। एक ये है, देख इमेज, ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक क्रेटर बना हुआ है काफ़ी बड़ा, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है देखने में कि चारों तरफ घना फैला हुआ जंगल है और उसके बीच में एकदम फ्लैट ग्राउंड है, और ये फ्लैट ग्राउंड ऐसा लग रहा है कि किसी ने ना ऊपर से, कहते हैं ना, कोई स्टैंप मार के सब कुछ फ्लैट कर दिया है। अब इसकी हकीकत बताता हूँ। ये जगह है साइबेरिया में। तो इस इवेंट का नाम बोलते हैं टुंगुस्का इवेंट। ओके, टुंगुस्का इवेंट। हाँ, और ये करीबन आज से हुआ था 1908 में हुआ था ये। तो हुआ ऐसा था कि उस टाइम पे कि ऐसा बोलते थे कि कोई चीज़ अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ बहुत तेज़ी से आई, कि मतलब ऐसा कहते हैं कि एस्ट्रॉइड्स की बरसात हुई थी। अच्छा। लेकिन वो धरती तक पहुँचे नहीं, उसके बीच में ही ब्लास्ट हो गए। मतलब ब्लास्ट किस तरीके से? कि मतलब आते आते लैंड करने से पहले ही 5 से 10 किलोमीटर से ऊपर ही मतलब ब्लास्ट हो गए अपने आप। और जब वो ब्लास्ट हुए तो उनका जो निकलता है ना, वो बड़ा क्या कहते हैं उसको, मलबा जो निकलता है, मलबा नहीं, या शॉक वेव। हाँ। तो उन शॉक वेव से इतना तगड़ा मतलब इम्पैक्ट पड़ा नीचे ज़मीन पर कि 80 मिलियन ट्रीज ख़त्म हो गए उस इलाके के, एक झटके में 80 मिलियन ट्रीज। और वो मैंने देखो तेरे को दिखाया कितना बड़ा इंसेन एरिया बन गया वहाँ पर। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि वहाँ अगर कोई जाके देखे ना, विज़िट करे उस साइड पे, तो वहाँ पे वो जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट है, वहाँ पे एक गड्ढा भी नहीं है इतना सा। ओके, जैसा वो बनना चाहिए था, जैसा बनना चाहिए था, कहना चाहता है तो। हाँ, जैसा बनना चाहिए था, वहाँ पे गड्ढा है नहीं। और ये भी कहते हैं कि मतलब कुछ थ्योरिस्ट हैं कि कहते हैं कि ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि कुछ चीज़ आ रही है और बीच रास्ते में ही ब्लास्ट हो जाए, या तो वो धरती से टकराएगी तब ब्लास्ट होगी, हवा में, या तो कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई एयरक्राफ्ट हो, कोई विमान हो कि हाँ क्रैश हो रहा है तो बीच में आग लग गई और फट गया। लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं वहाँ पर। लेकिन फिर भी अगर कुछ है तो मलबा तो नीचे गिरेगा ना। और अगर इतनी बड़ी कोई चीज़ है जो ब्लास्ट होने के बाद इतनी तगड़ी शॉकवेव जनरेट कर दे कि 80 मिलियन ट्रीज एक बार में ख़त्म हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि उसका जो शेप एंड साइज़ होगा वो इतना मैसिव होगा कि अगर वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर गई है वो चीज़, अगर वो चीज़ में समझो, जैसे तूने कहा कि वो एक कोई मीटियोराइट हो सकता है, वो एस्टेरॉयड हो सकता है, अगर उसका शेप एंड साइज इतना मैसिव है तो वो बीच में तो नहीं फट सकता। कोई छोटा कंकड़ पत्थर, छोटे मीटियोराइट्स और वो तो एस्टेरॉइड्स होते हैं, उनकी बात अलग होती है कि हाँ वो इतने ज़्यादा हीट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के क्या कहते हैं फ्रिक्शन के थ्रू कि समझा जा सकता है कि हाँ वो हीट के वजह से टूट गए, बिखर गए, वो ब्लास्ट हो गए इसे कहते हैं। बट भाई इतनी मैसिव चीज़, चलो वो टुकड़ों में भी टूटेगी गिरते गिरते, लेकिन गायब तो नहीं हो सकती ना। कि हाँ मतलब उसके जो कहते हैं ना कि डिब्रीज तो मिलेंगी ना उसकी, उसके टुकड़े तो मिलेंगे ना। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। ये मिस्ट्री आज तक रिमेनिंग है कि हुआ क्या था। मतलब इतना है कि कुछ ऐसा ब्लास्ट हुआ जिससे इतनी खतरनाक शॉक वेव जनरेट हुई कि 80 मिलियन ट्रीज वो उस पैच में से, उस राउंड पैच में से गायब हो गए। और मैंने भी हल्का सा इस मिस्ट्री के बारे में सुना है कि कहते हैं कि गायब होने के बाद चारों तरफ घना जंगल आज भी है, वो जंगल आज भी बढ़ रहा है, फैल रहा है, लेकिन उस पैच के अंदर कुछ नहीं उगता। अच्छा जी, मतलब कुछ नहीं उगता वहाँ पे।
उस पैच के अंदर कोई पेड़ कोई पौधा जो बढ़ सके आगे, मतलब जंगल उस पैच के अंदर नहीं बढ़ रहा। मतलब ऐसा है ना कि चल हट गई खेती वेती सब तबाह हो गई, लेकिन दोबारा से तो उपजाऊ होगी, दोबारा से तो उगता है ना उसके अंदर सब दोबारा कुछ, से उगता है। लेकिन जंगल उस पैच के अलावा चारों तरफ फैल रहा है, बढ़ रहा है, पेड़ ऊंचे हो रहे हैं, लेकिन वहां पे दोबारा कोई पेड़ नहीं उग रहा। तो क्या हो सकता है वहाँ पे भाई? ये बहुत खतरनाक मिस्ट्री है। अगर व्यूअर्स अगर चेक करना चाहें तो ये आंकड़ा रियल में है गूगल पर। हाँ, टुंगुश का इवेंट सर्च करें, रशिया की साइबेरिया में ये जगह है। 80 मिलियन ट्रीज, कितना इम्पैक्ट पड़ा होगा भाई वहाँ की जियो लाइफ पर यार। मतलब 80 मिलियन मायने इनसेन फिगर है यार, मायने रखता है। 80 मिलियन ट्रीज, ये देख एस्टिमेटेड है 80 मिलियन ट्रीज। हाँ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अक्रॉस 830 स्क्वायर मीटर्स माइल। क्या हो सकता है? कोई एलियन स्पेसशिप आ रहा हो, उसको उड़ा दिया हो मिसाइल मार के। ऐसा नहीं, मतलब कि वो आउटर स्पेस से आया बहुत तेज़ी से, उसने लैंड करना चाहता था, लेकिन उसने एकदम से इमरजेंसी ब्रेक्स लगाए, है ना, जिसकी वजह से इतना तगड़ा शॉक वेव जनरेट हुआ जिससे नीचे एकदम से तबाही मच गई। लेकिन वो लैंड हुआ नहीं, वो चला गया वापस ऊपर। तो काफ़ी बड़ा मैसिव स्पेसशिप रहा होगा। नहीं, अगर हम ये थ्योरी भी अगर खुराफाती दिमाग से सोचें अपनी, तो वो जो होना चाहिए ना स्पेसशिप, वो ऐसा होना चाहिए कि उस स्पेसशिप को उड़ाने वाले थ्रस्टर्स जो हैं वो बिल्कुल उसके बॉटम पार्ट पे होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल नीचे, एग्जैक्ट नीचे होने चाहिए, ताकि जब वो उतने थ्रस्ट और पावर के साथ जब नीचे आ रहा हो और वो ब्रेक मार के, जैसे तूने कहा, दोबारा ऊपर जाने के लिए उतना प्रेशर लगाए, तो वो पूरा का पूरा जो बर्न आउट है वो निकले उन थ्रस्टर्स से और पूरी ज़मीन को हिट करे और वो शॉक में पूरे पेड़ों को जला के राख कर दे, उखाड़ दे जिसे कहते हैं। तो वो हो सकता है। बट नोबडी नोज, एंड मे बी कि ये मिस्ट्री रहे। मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री रहे। तो आगे देखते हैं। और एक मिस्ट्री वो भी है कि एक आदमी था, एक बीच पे मरा हुआ मिला था वो, क्या कहते हैं उसको, सोमैरिटन मैन। ऑस्ट्रेलिया के बीच पे मिला था वो मिस्टीरियस आदमी। हाँ, तो उसका भी मतलब पता नहीं चला डेथ ऑफ रीजन, क्या पॉइजन बताया या कुछ बताया, लेकिन ये नहीं पता चला वो बंदा कहाँ से आया, कौन से देश का था। हाँ, उसका भी ये पता नहीं चला, नाम क्या था, इसलिए तो उसका नाम सोमैरिटन मैन रखा गया। कोई नहीं जानता। बस उसकी पॉकेट में कुछ मिला था, एक पर्ची मिली थी, एक किताब के पन्ने का एक कटा हुआ टुकड़ा मिला था। तो उस पर लिखा था तमाम शुद्ध, ऐसे करके लिखा हुआ था, पर्शियन लैंग्वेज थी वो। हाँ, जिसका मतलब था फिनिश्ड। कोई नहीं जानता कि कौन था कौन नहीं था। और वो जो था इंसान, वो मिला भी था तो जिस टाइम पे यूएस और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। तो मतलब एक थ्योरी ये भी देते हैं लोग इसको थोड़ा सा डीबंक करने के लिए, या फिर इस कंस्पिरेसी थ्योरी को क्लोज करने के लिए, कि मे भी हो सकता है या तो वो एक रशियन सीक्रेट एजेंट हो जो अमेरिका में स्पाइंग कर रहा हो, ऑस्ट्रेलिया में स्पाइंग कर रहा हो, या फिर वो एक अमेरिकन सीक्रेट एजेंट था जो ऑस्ट्रेलिया में स्पाइंग कर रहा था किसी रशियन सेफ हाउस की या रशियन स्पाई की, जहाँ पे रुके हों, जहाँ इनका पूरा का पूरा प्रोग्राम चल रहा हो उनका स्पाइंग का। तो इसीलिए उसका कोई भी रिकॉर्ड, हिस्ट्री, असली नाम नहीं मिला, क्योंकि वो एक सीक्रेट एजेंट था। बल्कि भाई उसके जो कपड़े पहने हुए थे उन पे जो टैग्स लगे होते हैं ना, हमारे कपड़ों के पीछे टैग्स लगे होते हैं, ब्रांड वो टैग्स सब कटे हुए थे, वो सब कटे हुए थे। कोई भी नहीं था, टैग भी नहीं मिला था। तो यही था कि अगर किसी ने इसको इतनी सफाई और इतनी डिटेलिंग के साथ ठिकाने लगाया है, तो इट मीन्स कि भाई ये बंदा कुछ ना कुछ तो ऐसी इम्पोर्टेंस होल्ड करता होगा कि इसको पहले उन्होंने न्यूट्रलाइज करा और उसके बाद
कोई जान ही ना पाए ये कौन था कौन नहीं था, तो वो सब कुछ उसकी हिस्ट्री मिटा दी गई। तो लोगों का मतलब, मेरे को भी ना, अगर मैं इस कंस्पिरेसी थ्योरी या इस मिस्ट्री को अपने दिमाग में सॉल्व करना चाहूँ या जवाब सोचना चाहूँ, तो मेरे को भी यही एक सेंसिबल जवाब लगता है कि मे बी वो एक सीक्रेट एजेंट हो, रशियन या अमेरिकन, और उसको दूसरी जो कंट्री है जिनके खिलाफ वो स्पाइंग कर रहा हो उसने पकड़ लिया हो और ठिकाने लगा दिया हो, और उससे जो इन्फॉर्मेशन निकालनी हो उन्होंने वो निकाल ली हो, और अब ये कौन है कौन नहीं है ये किसी को कभी ना पता चल पाए, तो इसलिए उनको इस तरीके से ठिकाने लगे। क्योंकि अगर इफ़ ही वॉज अ सीक्रेट एजेंट, और अगर वो कोई भी ऐसा प्रूफ छोड़ देते उसको मारने वाले जिससे उस इंसान की आइडेंटिटी पता चल जाती, तो होता है ना कि मरने वाले से मारने वाले तक पहुंचा जा सकता है ना, फिर पूरा इन्वेस्टिगेशन होता, केस रजिस्टर होता, ढूंढा जाता, तो मरने वाले से मारने वाले तक पहुंचा जा सकता है। ये तगड़ी बात की तूने कि जिसको मार रहे हैं उसे ही मिटा दो, कि मतलब ये है कौन, इसका मारा किसको है। हाँ, वही ना कि इसका यही नहीं पता चलेगा कि ये है कौन, तो कभी पहुंच ही नहीं सकते कि मारा किसने इसको। क्योंकि उनको पहले पता लगाना पड़ेगा कि ये है कौन एग्जैक्टली, उसके बाद देखेंगे इसको मारा किसने, वो बाद की बात है। एग्जैक्टली, तभी तो पता चलेगा ना कि तभी वो कहते हैं ना कि शक का दायरा तभी तो बड़ा होगा ना, जब पहले ये क्लियर हो कि ये है कौन इंसान। तो भाई जिसने भी मारा है बहुत खतरनाक मारा है, एग्जैक्टली, है ना, कि आज तक सॉल्व भी नहीं हो पाया वो। तो और कुछ मिस्ट्री और कुछ कॉन्स्पिरेसी, और एक मिस्ट्री है यार, एरिया 51 के बारे में तो सबने सुना होगा। हाँ, ठीक है। एरिया 52 की एक मिस्ट्री है, एक एरिया 51 जैसी ही एक जगह एग्जिस्ट करती है जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बताते हैं। ये एरिया 52 की कहानी निकल कर आती है एक बंदे से जिसका नाम था शायद केनेथ नाम था उसका शायद, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं उसका। तो बोलते हैं कि वो बंदा जो था ना वो हाइकर था, ट्रैकिंग करने का उसका बहुत शौक था। ये यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाले एक बंदे की कहानी है। तो बोलते हैं कि वो बंदा, क्या नाम है इसका, ओके नाम याद है, केनेथ वीच नाम था उस बंदे का। तो केनेथ जो था एक बहुत ही शौकीन हाइकर और ट्रैकर था। तो एक दिन वो ऐसे ही प्रॉपर पहाड़ी इलाकों में गया ट्रैकिंग करने के लिए। तो होते ना कि यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है कि सूखे पहाड़ हैं ऊपर, चलो फिर मैदान टाइप का, इस टाइप की जगह है वहाँ पे। तो वो अपना ट्रैकिंग कर रहा था और उसको दिखा कि दूर डिस्टेंस पे ना एक गुफा टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो उसने देखा कि यार मैं यहाँ पे कई बार आया हूँ। मैंने एक फ़ोटो देखी थी उसकी, ये तो बता रहा ना कि पहाड़ में एक काइंड ऑफ एक पाइप टाइप का एक गुफा है। नहीं, नॉट एग्जैक्टली पाइप टाइप, बट एक गुफा है। और उसको ना वो गुफा का जो एंट्रेंस था ना वो बहुत अनयूजुअल लगा था। तो तब वो उसको चेक करने के लिए गया कि यार एक तो मैं यहाँ पे बहुत बार पहले भी कैंपिंग करने आया हूँ, घूमा हूँ, मैंने कभी इस केव को देखा नहीं। तो जब उसके पास जाता है, उस केव के पास वो, तो वो क्या देखता है, उस केव की जो एंट्रेंस है ना उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक एम शेप के लेटर में है। केव का स्ट्रक्चर एम शेप के लेटर में, हाँ, जो उसका एंट्रेंस है जहाँ से अंदर घुसेगा वो, तो वो उसको दिखाई देता है कि एम बना हुआ है इसमें। तो वो जब आता है और एक वीडियो रिकॉर्ड करता है वो अपने कैमरे पे कि ऐसे ऐसे मैं आज गया था वहाँ पे हाइकिंग करने के लिए और मेरे को एक बहुत अनयूजुअल केव स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसका जो एंट्रेंस था वो एक एम शेप का था। और वो ये बोलता है कि जैसे ही मैं उस केव के सामने पहुँचा तो मेरे को ना बहुत अजीब सी फीलिंग होने लगी और मेरे को क्यूरियोसिटी थी कि मैं जाके देखूँ इसके अंदर क्या है। कि जैसे ही मैं उस केव की तरफ बढ़ने लगा वगैरह की बॉडी के अंदर जो मेरे को बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे ही मैं बिल्कुल
उस केव के एंट्रेंस पे पहुंच गया और अंदर कदम रखने वाला था ना, क्या मेरे सर में बहुत ज़ोर से एक झंझनाहट वाला दर्द उठने लगा और मेरे को एकदम बहुत उल्टियाँ आने लगी कि एकदम हो जाता ना कि सर घूमना, चकराना ऐसे और उल्टियाँ आना, कि मेरे को खुद समझ नहीं आया कि मेरी हेल्थ को एकदम से हुआ क्या। ना मैंने सुबह कुछ ऐसा खाया था और ना ऐसा कुछ ड्रिंक पिया था मैंने कि मेरे को ऐसा कुछ हो ऐसा फील हो कि मुझे उल्टियाँ आ रही हैं। तो जैसे ही कह रहा कि मैं वो केव से थोड़ा सा बाहर निकला, उल्टी वगैरह करी, तो उसको लगा कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है शायद, तो थोड़ा उसने पानी वानी पिया, फिर वो केव से दूर गया। तो जैसे ही कह रहा कि जैसे ही मैं उस केव से दूर जाने लगा तो मेरी बॉडी एकदम नॉर्मल होने लगी, मेरी बॉडी रिलैक्स होने लगी। तो जैसे ही दूर आया और अपना घर वापस आ गया उसके बाद फिर, क्योंकि उसको बहुत अजीब लगने लगा उस एरिया में। तो घर आके फिर उसने प्रॉपर एक पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी और उसने इंटरनेट पे पूरा डाला उसको, और लोगों का फिर रिप्लाई आया कि भाई जिस एरिया में तुम थे उस एरिया से बस थोड़े ही कुछ किलोमीटर्स दूर एरिया 51 है। एरिया 51, वो एरिया 51 में था वो एरिया 51 में नहीं था। जिस जगह, जिन माउंटेन्स में वो ट्रैकिंग कर रहा था, हाइकिंग कर रहा था, और जहाँ उसको वो केव मिली थी, तो उसने वो पूरा इंसिडेंट जो था, ओके, वो कह रहा है कि जहाँ पे वो था, जहाँ पे उसने वो गुफा देखी, वो एम शेप वाली, तो उससे थोड़ी दूरी पे एरिया 51 है। उसको कमेंट करके लोग बता रहे हैं ये। अच्छा, लोगों ने बताया उसको कमेंट करके कि जब उसने पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ठीक है, तो लोगों के कमेंट्स आए, तो उन्होंने बोला कि जिस लोकेशन की तुम बात कर रहे हो, जहाँ तुम गए हो, वहीं से कुछ किलोमीटर्स दूर एरिया 51 की साइट है, जो रॉबर्ट पैटिनसन एयरपोर्ट है, वो नेवाडा सॉल्ट लेक जो है, यूएस मिलिट्री का सीक्रेट अड्डा। हाँ। तो लोगों ने उसको कहा कि यार प्लीज़ एक बार जाओ, दोबारा देखो, और कुछ लोग मना भी कर रहे थे कि भाई मत जाओ, ठीक है, और पता नहीं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ क्या हो जाए, ऐसा कुछ। यूएस एयरफोर्स का सीक्रेट अड्डा है वो, हाँ। है ना। हाँ। तो वो बंदा वीडियो रिकॉर्ड करता है और सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है उन्हीं लोगों के बीच में कि ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं और मेरे को भी क्यूरियोसिटी हो रही है, मैं उस केव को दोबारा ढूंढना चाहता हूँ, और वो खुद उस केव का नामकरण करता है द एम केव। वो फिर से जाता है ढूंढने के लिए, ठीक है। अब गया वो ढूंढने के लिए, अब घर वाले परेशान हो गए हैं, शाम हो गई, रात हो गई, एक दिन बीत गया, वो वापस ही नहीं आया, गायब। केनेथ वीच वापस ही नहीं आया। 3 दिन बीत गए, घर वाले पुलिस वालों को रिपोर्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, और वो बता रहा था कुछ कि वो किसी एम केव की सर्चिंग में जा रहा है, और इस जगह पे उसने बताया। तो पुलिस पहले दिन ढूंढती है, पुलिस को कुछ नहीं मिलता उस एरिया में, ठीक है। दूसरे दिन ढूंढती है, कुछ नहीं मिलता। तीसरे दिन पुलिस ढूंढती है, थोड़ा और आगे तक जाती है ढूंढते ढूंढते, तो उनको केनेथ वीच का गियर मिल जाता है सारा। केनेथ वीच का कैमरा मिल जाता है, इक्विपमेंट सारे मिल जाते हैं, उसके इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं सारे, जो ट्रैकिंग और हाइकिंग, उसका बैग मिल जाता है, सब कुछ। तो कह रहा है कि यार ये बंदा यहाँ आया तो था, अब इस चीज़ से ये कंफर्म हो जाता है। बट उसके बाद ये बंदा गया तो गया कहाँ, तो वो बंदा नहीं मिला उसके बाद, ठीक है। अब होता क्या है कि अब जिस कम्युनिटी में, फेसबुक कम्युनिटी हो या कोई दूसरी कम्युनिटी हो जहाँ पे वो ये सब पोस्ट कर रहा था, उस कम्युनिटी के जो लोग थे वो बड़े इंट्रीग्ड हो जाते हैं इस चीज़ से कि यार वो बंदा गायब हो चुका है, क्योंकि न्यूज़ में भी ये बात आती है फिर। और उसने पोस्ट करा था, उसने पोस्ट भी करा था कि मैं जाऊँगा और बताऊँगा। उस दिन के बाद से उसका कोई पोस्ट भी नहीं आया, लोगों को न्यूज़ के थ्रू पता भी चला कि वो बंदा गायब हो चुका है। अब होता क्या है कि उनमें से कुछ लोग अब बीड़ा उठाते हैं कि हम जाएंगे, हम ढूंढेंगे उस एम केव को। तो काफ़ी सारे लोग गए, उन्होंने वीडियोस बनाई, इवन यहाँ तक कि एक बंदा उस जगह के पास पहुँच भी गया जहाँ, जिस जगह को केनेथ वीच ने पूरा तरीके से डिस्क्राइब किया था। और वो जब गया था ना घूमने के लिए, तो उसके कैमरा में उस जगह की फ़ोटोग्राफ्स भी थी जो उसने फर्स्ट टाइम में पोस्ट करी थी। तो अब होता गया कि पहुंच गया तो, लेकिन उसको ना वो केव दिख ही नहीं रही,
दिख नहीं दी। हाँ, जो नए बंदे को, जो नया बंदा गया है ना, कह रहा कि यार यहाँ पे लेकिन मेरे को कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, वैसा कुछ नहीं दिख रहा, पता नहीं वो केव कहाँ गायब हो गई। तो काफ़ी लोगों की, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की ये दलील आती है इस चीज़ के ऊपर। वो ये बोलते हैं कि एरिया 51 के बाद यूएस ने टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के अंडर एक और एरिया 51 जैसी जगह बनाई है, क्योंकि एरिया 51 अब एक्सपोज हो चुका है लोगों के सामने। हाँ, सबको पता चल गया, सबको पता चल गया, और कभी भी वहाँ पे भीड़ पहुंच जाती है। गवर्नमेंट ने खुद भी मान लिया है। तो उन्होंने कहा कि अब हम क्या करते हैं, इस एरिया 51 को एक तरीके से कैमोफ्लाज की तरह यूज़ करते हैं। सबका ध्यान एरिया 51 पे ही रहेगा, और अब हम क्रिएट करते हैं एक और प्रॉपर पूरा सीक्रेट बेस एंड फैसिलिटीज़ जो इन माउंटेन्स के अंदर और नीचे होगी। तो ऐसा बोलते हैं कि यूएस मिलिट्री ने एरिया 51 से अंडरग्राउंड पूरा एक्सपेंड करके उन माउंटेन्स के अंदर और नीचे हर जगह एक बहुत बड़ी टॉप सीक्रेट फैसिलिटीज़ बना रखी है, जिनके अंदर वो एकदम हाईली एडवांस टेक पे रिसर्च करते हैं। ऐसी ख़तरनाक अदर वर्ल्डली टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो मतलब इंसानों के बस से और दिमाग की सोच से भी परे है। तो बोलते हैं केनेथ वीच में भी किसी एक ऐसी केव के एंट्रेंस पे पहुंच गया जो नीचे किसी फैसिलिटी के अंदर जाती होगी, और जब वो दोबारा उस जगह पे पहुंचा तो उसको वहीं पकड़ के कैद कर लिया कि भाई नहीं, तू इस बात को खोल देगा, खतरनाक आदमी है तू, और अब तू नहीं जाएगा यहाँ से वापस। तो बोलते कि जब केनेथ वीच सेकेंड टाइम गया तो उसको वो केव मिल गई, लेकिन जब वो इस बार केव के अंदर गया तो वो बाहर वापस नहीं आया उसके बाद कभी। कहते तो ये भी हैं कि खाली एरिया 52 तक नहीं है, 53, 54 भी है, लेकिन वो कहीं पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन हाँ सीक्रेटली है। ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो यार कई सारी मिस्ट्रीज हैं इस दुनिया में, यू नेवर नो कि कौन सी मिस्ट्री किस तरीके से कब सच हो जाए। अब मिस्ट्रीज़ का मैं मानता हूँ कि अपने आप में मज़ा भी तभी है कि जब वो एक मिस्ट्री रहे। हाँ, वो सॉल्व हो गई तो फिर तो मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा, मज़ा ख़त्म हो गया ना, फिर हम दिमाग ही क्यों चलाएंगे फिर हम अपना उसको सॉल्व करने में। फिर वो फील ख़त्म हो गई उस मिस्ट्री की। और हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें ना और अनसॉल्व रहनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि ये मेरा बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि ये प्रकृति, ये पूरा संसार, ये बना ही इस तरीके से है कि कभी भी इंसान ना इसके बारे में हर चीज़ खोज पाएगा, ना इसको पूरी तरीके से समझ पाएगा। और अगर इंसान अपने लॉजिक्स के अंदर, अपनी इक्वेशंस के अंदर इस संसार, इस प्रकृति को समाने की कोशिश करे, उस लॉजिक और उस इक्वेशन के थ्रू समझने की कोशिश करे ना, तो उसको कभी कोई जवाब नहीं मिल सकते। जवाब सिर्फ और सिर्फ एक इंसान तभी खोज सकता है जब वो एक मिस्ट्री को एक मिस्ट्री के नज़रिए से देखे। तभी मज़ा है ना उस चीज़ के बारे में सोचने का, समझने का, आखिर ऐसा है क्या। क्योंकि जब हम एक मिस्ट्री को मिस्ट्री के तरीके से देखते हैं ना, तब हमारा दिमाग जो है वो कई 100 तरह के पर्सपेक्टिव सोच पाता है। हो सकता है कि उनमें से एक सही हो, लेकिन जब हम लॉजिक्स के बेस पे चलते हैं ना, तब हमारा दिमाग सिर्फ a+b और 1+1 = 2 की तरह ही सोचता है। तो वो हर पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए, पर्सपेक्टिव नैरो हो जाता है वहाँ पे। तो जब आप एक मिस्ट्री को मिस्ट्री के तरीके से लोगे तो आप इतना ब्रॉड सोच सकते हो ना, और क्या पता उस ब्रॉड सोच में किसी एक पॉइंट पे आप आके रुको कि हाँ, ये जो 100 चीज़ें मेरे दिमाग में, इन 100 में से ना ये 3 चीज़ें बहुत सेंस बना रही हैं मेरी समझ के हिसाब से। तो यही है यार, इस संसार में मज़ा ही इन्हीं बातों का है, क्योंकि इंसान इस संसार, इस प्रकृति को पूरी तरीके से समझ नहीं सकता।
तो आज के लिए सॉल्व हो जाए तो फिर मज़ा खत्म है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक फिर से एक और नए अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।